नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का पीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट घोषित की गई है, उसके बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एग्ज़ाम को लगभग 2 वर्ष हो गए हैं फॉर्म भराए हुए, परंतु अब तक एग्ज़ाम का आयोजन नहीं किया जा सका है। तो इसके लिए के बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल थे कि कहीं जैसे जो अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स में खबर उड़ रही है सोशल मीडिया पे कि रेलवे का निजीकरण हो रहा है, तो उस कारण से ऐसा ना हो कि इन वैकेंसी को ही रद्द कर दिया जाए। परंतु इसी बीच आरआरबी के जो चेयरमैन हैं, रेलवे के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने घोषणा की कि भाई टेंटेटिव डेट जो है वो हम दे रहे हैं और उस तारीख से एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि उस टेंटेटिव डेट के बारे में बताना और साथ-साथ आपको ये बताना कि इस एग्ज़ाम में किस तरीके के प्रश्न आते हैं, क्या उसका पैटर्न होता है, क्या एग्ज़ाम के स्टेजेस होते हैं। मतलब आपका सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है और साथ-साथ किस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत समय हो गया लोगों ने इसका बच्चों ने इसका सिलेबस वगैरह भी नहीं देखा होगा, थोड़ा उसको अपडेट करना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। चलिए तो प्रारंभ करते हैं वीडियो को। जैसे कि दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम जो डेट है, जो रेलवे के जो चेयरमैन है वीके यादव जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये घोषणा की कि जो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम है उसकी डेट जो है 15 दिसंबर से एग्जाम प्रारंभ हो जाएंगे, लंबे समय तक चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूरे देश में इस एग्जाम को देते हैं और कई शिफ्टों में एग्जाम होता है। तो 15 दिसंबर से इस एग्जाम को होने की संभावना है, जैसे कि रेलवे के चेयरमैन वीके यादव जी ने घोषणा की है। तो अब हम इस पे चर्चा करते हैं, ये एग्ज़ाम कितने चरणों में पूरा होता है। दोस्तों, ये एग्ज़ाम अलग-अलग इसमें एक प्रकार का ये कंबाइंड एग्ज़ाम होता है और अलग-अलग वैकेंसियों के लिए एग्ज़ाम लिया जाता है। तो इस एग्ज़ाम में हम देखें तो कंबाइंड जो एग्ज़ाम है उसमें 2 स्टेज जो है वो कॉमन है और कहा जाए तो 4th जो स्टेज है वो भी कॉमन है। जैसे कंबाइंड इस एग्ज़ाम के लिए जो सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट, ये सभी के लिए अनिवार्य होगा। सभी पेपर्स के लिए एक एक ही पेपर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने किसी और वैकेंसी के लिए टफ पेपर आ जाए, किसी के लिए सरल आ जाए। ये जो सीबीटी है, सीबीटी 1 है, ये सभी के लिए एक सा होगा। सीबीटी 2 है, वो सभी के लिए एक सा होगा। परंतु जो कंप्यूटर और टाइपिंग जो स्किल टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट, वो किन्हीं पदों के लिए होता है। तो कुछ पद ऐसे भी हैं जिनमें ये तीसरा जो टेस्ट है, कंप्यूटर स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट, इसको ये नहीं देना पड़ता है। और उसके बाद सीधा जो 4th होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट। तो दोस्तों, कोई भी आपने किसी भी पद के लिए अप्लाई किया हो, सीबीटी 1, सीबीटी 2 जिसको हम मेंस भी बोलते हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, सभी को देना पड़ेगा। हाँ, जैसे कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह की जो वैकेंसी निकली है क्लरिकल में, उसके लिए कंप्यूटर का टाइपिंग टेस्ट होता है, उसका अलग से एग्जाम होता है और वो भी क्वालिफाइंग आपको करना होता है अगर आप उस पोस्ट के लिए जाते हैं। अदरवाइज जो उसके अलावा जो पोस्टें होती हैं उसमें केवल सीबीटी 1 जो कि कंबाइंड टेस्ट होता है, सभी के लिए एक ही सा पेपर आता है, और कंबाइंड टेस्ट ये भी होता है सीबीटी 2, परंतु ये कुछ सिलेक्टिव पोस्ट के लिए होता है, तीसरा वाला जो मैंने बताया आपको। और ये चौथा जो प्रोसेस है, ये सभी को देना होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट। इसके बाद दोस्तों हम चर्चा करें आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का जो कंबाइंड जो टेस्ट होना है, उसका कंप्यूटर बेस्ड जो फर्स्ट टेस्ट होगा, उसमें क्या क्या पूछा जाता है और कितने कितने नंबर का। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आप देखेंगे, मैंने ये चार्ट बना के रखा हुआ है, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, ये 3 सब्जेक्ट आते हैं सीबीटी 1 में। और इसमें मैथ्स जो आती है वो आती है 30 नंबर की, या इसको कहें 30 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन जो होता है वो 1 नंबर का होता है और मैक्सिमम मार्क हर मैथ्स में आपको रहेंगे 30। वैसे ही जो रीजनिंग है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे आपका 30 और नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर कितने होंगे उसमें 30, मार्क्स होंगे 30। वैसे ही जो जीएस है, जीएस में जो होगा क्वेश्चन होंगे 40 और मार्क्स होंगे मैक्सिमम 40। ऐसे करके ये टोटल जो 100 क्वेश्चन के लिए आपको 100 मार्क्स मिलेंगे और इन 100 मार्क्स से अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ जाता है, जैसा आपने प्रेफरेंस भरा हो। और अलग अलग रीजन के लिए भी अलग अलग कट ऑफ जाता है। जैसे आपने भोपाल रीजन से भरा हुआ, आरआरबी भोपाल से फॉर्म भरा है, तो उसका अलग कट ऑफ जाएगा अलग अलग पोस्ट के लिए। आपने चंडीगढ़ आरआरबी से भरा है, दिल्ली आरआरबी से भरा है, तो उसका अलग कट ऑफ जाता है। हर आरआरबी का अलग कट ऑफ जाता है। कोई बच्चा
एक आरआरबी से एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक एक स्टूडेंट हो और आप एक ही पोस्ट के लिए अलग-अलग आरआरबी से वो कर दो। अगर आप केवल एक पोस्ट के लिए एक ही आरआरबी से अप्लाई कर सकते हैं, है ना? तो हर आरआरबी का जो कट ऑफ आता है वो अलग-अलग आता है और इसमें देखा गया है कि जो ऐसे क्षेत्र जहाँ जनरली लोग नहीं जाना चाहते हैं, वहाँ का कट ऑफ सामान्यतः कम आता है। जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश या अपन देखें जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, दक्षिण भारत के राज्य हैं, उनमें हिंदी भाषी जो राज्य के बच्चे हैं वो नहीं जाना चाहते। तो कई बार उनका डिफरेंस उसमें क्रिएट हो जाता है, परंतु दक्षिण भारत के राज्यों में ऐसा कम डिफरेंस देखने नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ के बच्चे भी टैलेंटेड होते हैं या वहाँ पे भी पढ़ाई का अच्छा खासा माहौल देखा गया है। तो ये जो पैटर्न है 30 क्वेश्चन मैथ्स के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के और 40 क्वेश्चन जीएस के, जिसमें 30 और 40 नंबर आपको मिलने वाले हैं। अब दोस्तों इसमें आप देखेंगे कि जो पैटर्न होता है एग्जाम का वो बहुत इजी होता है। मैथ्स भी जो आप देखेंगे वो बिल्कुल इजी मैथ्स आती है, रीजनिंग भी बहुत इजी आती है। आप अगर बिल्कुल भी पढ़ के नहीं जाएंगे तो आप जो है वो 40 से 50% पेपर, एक सामान्य समझ वाला व्यक्ति इसका 40% पेपर कर सकता है, इतना इजी पेपर आता है। और अगर आप देखेंगे, अगर आपने थोड़ी बहुत भी तैयारी की है और इसके एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से आपने पढ़ लिया है, तो इस पेपर का जो CBT 1 है उसको क्वालिफाई करना बिल्कुल भी आसान बात है, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें किस तरीके के, तो मैं क्वेश्चन कुछ आपको पैटर्न बता दूं। जैसे मैंने बताया बहुत ही सरल एग्जाम है ये, तो मैं पैटर्न बता रहा हूँ। लास्ट ईयर में जो एग्जाम हुआ था उस पर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए, सबसे पहले हम रीजनिंग का क्वेश्चन ले लें, बहुत ही आसान क्वेश्चन और लगभग इसी स्टैंडर्ड के थोड़े ऊपर नीचे क्वेश्चन आएंगे आपको कि भाई इससे थोड़ा सा कठिन हो जाएगा या थोड़ा सा सरल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बताने का आपको केवल ये उद्देश्य है कि आप देखें कि कितने सरल क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, तो आप इसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी करें। बहुत अच्छा मौका है रेलवे में नौकरी पाने का। तो जैसे देखिएगा, विभिन्न ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, समरूपता वाला भी इसको कहते हैं। और अलग अलग तरीके से, जैसे इसमें बताया गया भिन्न को पहचानिए, मतलब ऐसे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं जिनमें से जो 3 ऑप्शन है वो आपस में कहीं ना कहीं उनका रिलेशन है, वो एक से है, समरूप है, मगर एक जो ऑप्शन है वो उन सबसे अलग है, कहीं ना किसी भी आधार पर अलग हो सकता है। एनालिटिक रीजनिंग का ये क्वेश्चन है समरूपता का। तो इसमें जैसे आप देखेंगे भिन्न को पहचानना, भाई इनमें से कौन अलग है। प्रधान अध्यापक मतलब प्रिंसिपल अलग है, स्कूल मतलब विद्यालय अलग है, छात्र मतलब स्टूडेंट अलग है, या अध्यापक अलग है। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे आप कि प्रधान अध्यापक, छात्र और अध्यापक ये विद्यालय में उपस्थित व्यक्तियों का कैटेगरी है, और ये सब आपको कहाँ मिलेंगे, विद्यालय के अंदर मिलेंगे। तो इसका चूंकि ये विद्यालय जो है इन सबसे अलग है, और इसके आधार पे आप कह भी सकते हैं भाई ये सब जो है वो जीवित हैं, बाकी ये सजीव हैं, ये निर्जीव है। विद्यालय निर्जीव होता है, इसमें जब सजीव लोग जाकर बैठते हैं, तो ये भी कह सकते हैं ना। तो कई आधार पे इसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा, विद्यालय होगा। तो इस तरीके का सरल क्वेश्चन आपको रीजनिंग में पूछे जाएंगे। मैं और भी इसके वीडियो बनाने वाला हूँ, अलग अलग प्रीवियस ईयर के पेपर और मॉडल क्वेश्चन आपको लेके आऊंगा, रीजनिंग के, मैथ्स के और साथ साथ जीएस के। जैसे इसमें देखेंगे अपन, ये जीएस का क्वेश्चन पूछा गया लास्ट ईयर, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस देश से ब्रह्मपुत्र नदी निम्न में से किस देश से प्रवाहित नहीं होती है। तो आप जानते होंगे कि ब्रह्मपुत्र एक बड़ी नदी है एशिया महाद्वीप की, और ये एशिया महाद्वीप के 3 देशों से, चीन, बांग्लादेश और भारत से होकर बहती है। परंतु ये एशिया महाद्वीप के देश जो है, नेपाल इससे नहीं बहती। सही उत्तर क्या होगा इसका, नेपाल। जैसे कि आप जानते भी होंगे ब्रह्मपुत्र नदी पर मांजुली द्वीप बना हुआ है। ये द्वीप काफी बड़ा द्वीप है, नदी द्वीप है, इसके बारे में अपन अलग से चर्चा करेंगे। चलिए, ये है आपका जीएस का प्रश्न। देखिए बहुत साधारण सा प्रश्न है। तो जो मैथ्स में, रीजनिंग में क्वेश्चन आएंगे आपके, जैसे एनालिटिक रीजनिंग है, समरूपता है ना, अल्फाबेट से क्वेश्चन आते हैं आपके। अल्फाबेट के अलावा आपके और भी जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, डायग्राम वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। और वैसे ही ये जो जीएस है उसमें आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएंगे, संविधान से क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे, साइंस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इन सबको अपन अलग से पढ़ने वाले हैं। वैसे हम एक क्वेश्चन और देखें जीएस का, जैसे महान सम्राट अशोक
ये किस वंश का शासक था? तो बहुत इजी है ये, मौर्य वंश का शासक था सम्राट अशोक। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या ये देख सकते हैं आप कितना इजी जो है क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं आरआरबी एनटीपीसी के फर्स्ट जो पेपर होता है उसमें। वैसे ही हम देखें मैथ्स का भी प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत इजी साधारण सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे ही मैथ्स में भी आप देखेंगे वर्क एंड टाइम है, प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, एसआईसीआई है ना, और वेन डायग्राम वगैरह यहाँ पूछे जाते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर सभी क्वेश्चनों का जो स्तर होता है वो बहुत ही निम्न स्तर होता है। ऐसा बहुत हाई फाई नहीं होता है पेपर में कि बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन आते हुए। तो जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपया रख दिया है। तो अंकित मूल्य मतलब लिस्ट प्राइस, उसने कह दिया भाई 160 रुपए की पर्ची चिपकी हुई है, इतने में मिलेगी ये शर्ट आपको, ठीक है ना। 10% की उसने उसमें छूट भी दे दी, है ना, और उसके बाद भी उस पर 20% लाभ हो गया। मतलब आप एक दुकानदार के पास जा रहे हो, उसने एक जो है एक शर्ट पे 160 रुपए कीमत लगा रखी है और उसने कहा कि भाई इस पे 10% हम ऑफ भी कर रहे हैं, और ऑफ भी कर दिया उसने। इसके बाद भी जब उसका प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ तो उसको पता चला कि उसको 20% का लाभ हो रहा है। मतलब उसने आपको कुछ पैसा कम भी कर दिया आपको दिखाने के लिए, ऑफ भी कर दिया कि भाई उस सेल है आपका 10% ऑफ चल रहा है, फिर भी उसको 20% का लाभ मिल गया। तो हमसे पूछा गया कि वस्तु उसने खरीदी कितने में थी, क्रय मूल्य कितना था। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, आप ऑप्शन से भी कर सकते हो और आप सीधे सिंपल तरीके से कर सकते हो। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि उसने भाई 160 रुपए में से क्या कहा कि हम 10% घटाए दे रहे हैं। तो 160 का 10% उसी में से कितना घटा दिया हमने, 16, मतलब 144। तो 144 रुपए में उसने वस्तु किसी व्यक्ति को बेची थी, और 144 रुपए में बेचने पर उसको 20% का मुनाफा हुआ था। मतलब हम क्या कह सकते हैं, 120% बराबर 144। तो 100% क्या होगी, वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो 100% वस्तु का क्रय मूल्य होगा तो 144 बटे 100, इससे ये चला गया, और यहां से 12 बारम 144, और ये शून्य 10 का गुणा हो जाएगा 120। तो सही उत्तर क्या है इसका, 102। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने जल्दी जल्दी बताया है इसको, मगर जब इसको सॉल्व कराऊंगा तो इस पूरी ट्रिक को मैं बहुत आसानी से समझाऊंगा। 2 स्टेप में आंसर आने वाला क्वेश्चन है ये। और आप अगर इसमें माहिर हो जाते हैं, ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते, तो आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप देख के बता देंगे कि भाई 160 में से 16 गया मतलब 144, और 144 20%, 120% बराबर 144। आप एकदम देख के बता देंगे कि 100% वाला स्वाभाविक सी बात 120 होने वाला है। या सीधा ऑप्शन से भी कर सकते थे, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी तरीके के मैथ्स के भी सारे इजी क्वेश्चन आते हैं। तो ये था हमारा आपका इंफॉर्मेशन वाला सेशन था। अब हम प्रयास करेंगे कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के जो है उसका डिटेल जो डिस्क्रिप्टिव नॉलेज है वो आपको दें, और उसके बाद हम आपको सब्जेक्ट वाइज बताएंगे। जैसे अभी हम आपको साइंस के क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो हम आपको मोशन या गति वाला पार्ट पढ़ाएंगे, तो हम गति के बारे में सभी तरीके के सभी जो उसके पॉइंट होते हैं उस पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद उसका एमसीक्यू मतलब प्रीवियस ईयर में आने वाले क्वेश्चंस और उनके आंसर या अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को समाहित करके एमसीक्यू के रूप में आपको सॉल्यूशन करने के लिए हम रखेंगे। तो ये प्रयास रहेगा कि आप आरआरबी एनटीपीसी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएं, ठीक है ना। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप अगर चाहते हैं कि ये वीडियो आप लगातार देखते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।